हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में अध्याय 2 के भाग 5 को पढ़ने जा रहे हैं। भाग 5 में जो है हम लोग भाग 4 में इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था परागकण के स्फुटन यानी लघु बीजाणु के जो है निर्माण के बारे में हमने देखा था, ठीक है, और परागकण के स्फुटन के बारे में हमने समझा था। आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे परागकण की संरचना के बारे में, परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में, है ना, पॉलन ग्रेन, है ना, के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। ध्यान समझते चलिएगा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम लोग ने जो है हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, कौन सी होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल पराग मातृ कोशिकाएँ जो होती हैं, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे जो कोशिकाएं होती है, ये जो द्विगुणित कोशिका होती है, कैसी कोशिका होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये हैप्लॉइड सेल्स में बढ़ जाती है और इससे 4 सेल्स का निर्माण होता है। कितने सेल्स का निर्माण होता है? तो 4 सेल्स का निर्माण होता है ना, 4 लघु बीजाणु का निर्माण देखने को हम लोगों को मिलता है। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन से बनी हुई सेल्स हैं, लघु बीजाणु हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो इसी की संरचना के बारे में हम लोग को बात करनी है कि ये संरचना कैसी होती है और जो है ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परागकण होते हैं ये जो है अंडाकार संरचना होती है। परागकण की संरचना कैसी होती है? तो अंडाकार होती है, ठीक है, अंडाकार संरचना होती है। ये 2 लेयर की बनी हुई संरचना होती है। कितने लेयर की बनी संरचना है? तो 2 लेयर की बनी संरचना है। एक अंदर की तरफ लेयर बनी हुई है और एक इसके बाहर की तरफ जो है बनी हुई संरचना होती है, लेयर होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलिएगा, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं अंतःचोल, ठीक है, आंतरिक संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम लोग अंतःचोल इंटाइन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। जो बाहर की संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यचोल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यचोल एक्साइन, ठीक है। जो अंतःचोल है वो जो है पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई संरचना है। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अंदर की संरचना होती है किसकी बनी होती है? तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो बाह्यचोल एक्साइन की संरचना होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी संरचना होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी संरचना होती है। पोलेनिन की जो संरचना है वो अत्यधिक प्रतिरोधक होती है। कैसे होती है? अत्यधिक प्रतिरोधक, है ना। अत्यधिक प्रतिरोधक का मतलब समझिएगा, है ना, प्रतिरोधक होती है। प्रतिरोधक का मतलब ये हुआ कि यह अधिक ताप से, है ना, यह अधिक ताप, इस पर किसी भी अधिक तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, न तो इस पर किसी भी क्षार का प्रभाव पड़ेगा, न तो इस पर किसी भी तरह का अम्ल का जो है इफेक्ट होता है। यह जो है अत्यधिक प्रतिरोधक होती है। बाह्यचोल, जो परागकण की बाह्यचोल संरचना होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये कैसी होती है? अत्यधिक प्रतिरोधक होती है। प्रतिरोधक का मतलब ये हुआ कि इस पर जो है किसी भी तरह के अधिक तापमान, क्षार या फिर अम्ल का कोई भी प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए जो है यह जो है परागकण का जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। इसलिए परागकण का क्या नहीं होता है? तो जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जैविक अपघटन नहीं होता है। और जो है यह कई वर्षों तक जो है ऐसे जीवित रहते हैं। पराग का जो है मतलब लंबे समय तक जो है ये जीवित रहने वाली संरचना जीवित रहती है। किसकी वजह से? तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ठीक है। अब जो है जो ये परागकण है इसमें बाहर की तरफ जो है कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाएंगे, है ना, इसको बोलते हैं क्या? जर्म पोर्स। इसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स बोलते हैं, जर्म पोर्स। अब ये जर्म पोर्स क्या है ना, इसको हम लोग जनन छिद्र भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। जो जनन छिद्र है, जनन छिद्र, इसी से पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? तो पराग नलिका का। आगे इसको हम डिटेल में बताएंगे कि पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का जो है कि पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलता है, जनन छिद्र यानी जर्म पोर से ही जो है पराग नलिका क्या होती है? निकलती है। तो निर्माण किससे होता है? तो अंतःचोल से होता है। किससे? पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण होता है किससे? तो अंतःचोल से होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलेंगे
एक एक टर्म को। जो परागकण है, परागकण, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। जब यहाँ से जब हम लोगों ने परागकण का स्फुटन देखा था, परागकण का स्फुटन, ठीक है, जब परागकण के स्फुटन की संरचना हमने देखी थी तो इसमें हमने देखा था कि यह जब यहाँ से स्फुटित हुए, है ना, परागकण यहाँ से जब क्या हुए, स्फुटित हुए थे, है ना, स्फुटन के पश्चात इसमें जो है कि विभाजन होता है। परागकण में क्या होगा, तो विभाजन होता है स्फुटन से पहले, ठीक है। आप ध्यान से समझते चलेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि यहाँ से परागकण क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, परागकण क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इसी की संरचना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब ये जो परागकण यहाँ से बाहर जैसे ही निकलने वाले होते हैं, ठीक है, या फिर परागकण जैसे ये परागकोश फटता है तो इसमें जो है इसके केंद्रक में विभाजन होता है। इसके केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, और ये केंद्रक जो है द्विकेंद्रक में बन जाती है। एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा सा केंद्रक बनेगा। एक बड़ा केंद्रक की संरचना बनती है और एक छोटे केंद्रक की संरचना बनती है। जो दीर्घ बड़ा केंद्रक है उसको हम लोग बोलते हैं वर्धी केंद्रक, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्धी केंद्रक बोलते हैं, वर्धी केंद्रक, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये केंद्रक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो जनन केंद्रक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक, ठीक है, जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो जनन केंद्रक होता है, जैसे यहाँ से ये परागकोश से स्फुटित होकर निकलते हैं, तो जो जनन केंद्रक है, जो अब ये इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस केंद्रक को हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक, और इस कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स, ठीक है। अब ये जो वर्धी केंद्रक है, अब इसके अंतर्गत अब ये जो है साइटोप्लाज्म भी है, तो सब कुछ जो है डिवीजन हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाला केंद्रक होगा और ये पूरे सेल्स का केंद्रक हो गया, तो इस पूरे सेल्स को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्धी कोशिका। इस सेल्स को क्या बोलेंगे, तो वर्धी कोशिका बोलते हैं, वर्धी कोशिका, ठीक है। जनरेटिव नहीं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्लियर है। हमने ये बताया कि ये जो परागकोश से जैसे ही निकलेंगे तो ये जो केंद्रक होते हैं विभाजित हो जाते हैं। केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक में बढ़ जाते हैं। एक केंद्रक को हम लोग बोलते हैं वर्धी केंद्रक, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक छोटा केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं जनन केंद्रक, है ना, इसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो जीवद्रव्य है, ये जीवद्रव्य सघन हो जाते हैं, ये विभाजित होते हैं, और इसके बाद इस केंद्रक के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका, ठीक है। और इस सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, जनन वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स। तो हम लोगों ने देखा परागकण की संरचना। तो ये परागकण की संरचना कैसी होती है, तो अंडाकार संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है, ओवल शेप होता है। कभी कभी ये पॉलीहेड्रल भी होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीहेड्रल भी संरचना होती है, पॉलीहेड्रल, ठीक है। और लगभग इसकी जो संरचना होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर की संरचना, माइक्रोमीटर के आकार में होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो ये जो है इतना व्यास 25 से 30 माइक्रोमीटर व्यास वाली संरचना होती है, ठीक है। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, है ना, मिराबिलिस जलापा। इसका जो केंद्रक हो, इसका जो पॉलन ग्रेन होता है लगभग 200 माइक्रोमीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, 200 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एक कोश के पादप हैं, एक कोश के पादप, उसमें एक ही जर्मपोर होते हैं। यहाँ से जो जर्मपोर ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो जो पराग एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधे के ऊपर जो है इसमें एक ही जर्मपोर देखने को मिलता है, एक ही जर्मपोर है आपको देखने को मिलेगा। और जो द्विबीजपत्री संरचना होती है उसमें से दो या तीन, है ना, कितने जर्मपोर देखने को मिलेंगे, 2 या 3 जर्मपोर देखने को आपको मिलता है। एक बीजपत्री में कितने देखने को मिलेंगे, तो 1 देखने को मिलता है। इसलिए जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री संरचना होती है उसको बोलते हैं ट्राइकोप्लेट, है ना। 3 जनन छिद्र होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोप्लेट, है ना,
कोपलेट, है ना, ट्राइकोपलेट संरचना। और जो एक ही होता है एक बीजपत्री में तो उसको बोलते हैं मोनोकोपलेट, है ना, मोनोकोपलेट, मोनोकोपलेट, ये याद रखिएगा। मोनोकोपलेट क्या होता है और ट्राइकोपलेट, तो एक बीजपत्री पौधे में एक ही जनन छिद्र देखने को मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकोपलेट, और द्विबीजपत्री में 3 देखने को मिलेंगे इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ट्राइकोपलेट स्ट्रक्चर, है ना, या फिर ट्राइकोपलेट संरचना। अब जो यहाँ पे जो जन्म छिद्र होते हैं, जन्म पोर्स जो हैं, वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन की संरचना नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन है इसमें परागकण में कहाँ पे अनुपस्थित होंगे, तो ये जर्म पोर जो होते हैं उसके ऊपर जो है क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो है परागकण की संरचना के बारे में देखा। परागकण की संरचना में हमने देखा कि अंडाकार होती है ना, ये कैसी होती है, अंडाकार होती है, और ये नर युग्मकोद्भिद की संरचना पहली संरचना होती है, नर युग्मकोद्भिद की पहली संरचना होती है। ये 2 लेयर की बनी संरचना होती है। बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यचोल एक्साइन। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई संरचना होती है, बहुत प्रतिरोधक, अत्यधिक प्रतिरोधक होती है, इस पर किसी भी तरह के ताप, अम्ल और क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जैविक अपघटन नहीं होता है और ये लंबे समय तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अंतःचूल, है ना, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई संरचना होती है। किसकी संरचना है, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी संरचना होती है। ठीक है, अब ये जो इसके बाहर कहीं कहीं पे जो है जन्म छिद्र दिखने को मिल रहे हैं ना, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर। इसी से पराग नलिका का क्या होता है, पराग नलिका निकलती है। ये बात याद रखेंगे, पराग नलिका क्या होती है, निकलती है। अगर ये पूछे कि निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण होता है किससे, अंतःचोल से, इनटाइन वाली लेयर से जो है पराग नलिका का निर्माण होता है। अब ये जो जर्मपोर होते हैं ये द्विबीजपत्री में 2 या 3 जर्मपोर देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइकोपलेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइकोपलेट। और एक बीजपत्री पौधे में एक ही जर्मपोर देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकोपलेट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोकोपलेट। ठीक है, अब जो है ये जब जैसे परागकोश से स्फुटित होते हैं तो इसमें जो है एक वर्धी केंद्रक होता है और एक क्या होता है, जनन केंद्रक, है ना। स्फुटन के समय ही ये जो है केंद्रक में इसका डिवीजन होता है। ठीक है, स्फुटन के समय ये क्या होता है, केंद्रक में डिवीजन होता है। ये 2 केंद्रकों में बढ़ जाते हैं, एक होता है वर्धी केंद्रक जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक होता है क्या, जनन केंद्रक जिसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, है ना। जब फिर क्या होता है कि इसके बाद इस पर जनन केंद्रक जो है उसके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स। और ये जो केंद्रक है इसके ऊपर जो है, अब ये बड़ा केंद्रक हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्धी केंद्रक है, और ये एक अलग सेल का निर्माण हो गया, इसको बोलेंगे वर्धी कोशिका या जनरेटिव वेजिटेटिव सेल्स, है ना, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल्स। तो ये रही जो संरचना है, हमने देखा परागकण की संरचना। अब जो ये परागकण है, परागकण में जो है हमने ये बताया कि इसका आकार लगभग 25 से 30 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, और मिराबिलिस जलापा में 200 माइक्रोमीटर के जो है परागकण की आकार की संरचना को देखा गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे और इसको जो है आप हेडिंग देंगे और लिख लेंगे, परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में आप लिखते चलेंगे, पहला पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा सबको। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखेंगे परागकण नर युग्मकोद्भिद, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप परागकण एक अगुणित संरचना है, परागकण एक अगुणित संरचना है। ठीक है, यह सामान्यतः गोलाकार कमा अंडाकार होती है, इसमें 2 भित्तियां पाई जाती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, इसमें 2 भित्तियां पाई जाती हैं, बाहर की तरफ बाह्यचोल एक्साइन, दूसरा अंदर की तरफ अंतःचोल इंटाइन, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, स्पोरोपोलेनिन पर अधिक ताप, क्षार तथा अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यही कारण है कि
परागकण जैविक परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता, परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है, अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, परागकण परागकोश में से निकलने से पहले, परागकोश में से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन होता है, इनके केंद्रक में विभाजन होता है और दो केंद्रक बनाते हैं, और दो केंद्रक बनाते हैं, वर्धी केंद्रक व जनन केंद्रक, वर्धी केंद्रक व जनन केंद्रक। ठीक है, आगे लिखेंगे, ठीक, बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र होते हैं, बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र होते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। फिर लिखेंगे, पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है, पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल से होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, सामान्यतः नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में 3 जनन छिद्र होते हैं, 2 या 3 जनन छिद्र होते हैं। इन्हें ट्राइकॉप्लेट तथा एक बीजपत्री पौधों में एक ही जनन छिद्र होता है, एक ही जनन छिद्र होता है, इसे मोनोकॉप्लेट ठीक है कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, परागकण का सामान्यतः व्यास 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है, तथा मिराबिलिस जलापा में परागकण 200 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेंगे, परागकण के अध्ययन को परागाणु विज्ञान है ना, ध्यान से समझेंगे, परागकण के अध्ययन को परागाणु विज्ञान या फिर पैलियोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये रही संरचना। हमने देखा परागकण की संरचना के बारे में, परागकण यानी लघु बीजाणु की संरचना के बारे में देखा। अब जो लघु बीजाणु है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास यानी परागकण का विकास कैसे होता है तो इसके बारे में समझेंगे। तो हमने अभी देखा कि जो परागकण है, क्या है परागकण, ये परागकोश से जैसे ही निकलने वाला होता है तो इसके केंद्रक में क्या होता है, तो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, तो इसके केंद्रक में, ये केंद्रक 2 केंद्रक में बढ़ जाते हैं, एक जो है बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा केंद्रक बनेगा। ठीक है, अब ध्यान समझते चलिएगा, ये 2 लेयर की संरचना होती है ना, इंटाइन और एक्साइन, ये लेयर आपने समझ चुका है अच्छे से। ठीक है, अब ये जो संरचना है इसमें समसूत्री, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक में बटे। एक केंद्रक को हम लोग कहते हैं क्या, जनन केंद्रक। ठीक है, यानी जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना। अब ये 2 केंद्रक में बटे न्यूक्लियस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक बोलते हैं, वर्धी केंद्रक, है ना। या फिर इसी का दूसरा नाम है कायिक केंद्रक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक भी बोलते हैं, है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, कायिक केंद्रक। या फिर इसी को हम लोग नली केंद्रक भी बोलते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, तो नली केंद्रक भी कहते हैं, नली केंद्रक, है ना, ट्यूब न्यूक्लियस। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो नली केंद्रक है, ट्यूब न्यूक्लियस है ना, या फिर वर्धी केंद्रक है, ये जो है, ये जो दूसरी कोशिका है, दूसरी केंद्रक है, इसके ऊपर दूसरा एक कोशिका भित्ति का लेयर चढ़ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनन कोशिका कहेंगे, और इस पूरी कोशिका को हम लोग क्या देंगे, वर्धी कोशिका। ठीक है, इतनी बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं।
अब ये जो है स्फुटित होकर बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद अब ये पहुंचते हैं कहाँ पर, तो वर्तिकाग्र के ऊपर। कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना। अब ये परागण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, परागण की प्रक्रिया के द्वारा कहाँ पर पहुंचेंगे, तो वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना। ठीक है, अब ये जो है इसमें जो है छोटे छोटे जर्म पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो जर्म पोर पाए जाते हैं। अब इस जर्म पोर से ही किसका निर्माण होता है, तो पॉलन ट्यूब का। किसका निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब, यानी पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका, ये क्या है, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। जैसे ही ये कहाँ पर पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँचेंगे तो इनसे पराग नलिका का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत होता है ओव्यूल, है ना, बीजांड, है ना, बीजांड की संरचना होती है, बीजांड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएंगे, ये जो बीजांड की संरचना है, अब इसी के अंतर्गत जो है पराग नलिका क्या होती है, प्रवेश करती है। पराग नलिका क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इसमें है दो केंद्रक। कितने केंद्रक हैं, दो केंद्रक। एक तो है वर्ती केंद्रक और कैसा है, जनन केंद्रक है। अब इसी के जैसे ही इसके ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुंचेंगे तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। पॉलन ट्यूब का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसके अंतःचोल से होगा। कहाँ से होगा, तो अंतःचोल से होगा। और इसमें पॉलन ट्यूब में अब जिसमें जो दोनों केंद्रक हैं, दोनों केंद्रक है वो कहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे, तो पॉलन ट्यूब में पहुँचा दिए जाएंगे। सबसे पहले कौन पहुँचेगा, तो पहले पहुँचेगा वर्धी केंद्रक, है ना, वर्धी केंद्रक। ठीक है, और उसके बाद कौन केंद्रक पहुँचेंगे, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। जैसे ही पॉलन ट्यूब के अंदर जनन केंद्रक पहुंचते हैं, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। अब फिर ये एक जनन केंद्रक से दो जनन केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दो जो है इसमें होता है समसूत्री विभाजन, तो जनन केंद्रक के अंदर ही नर युग्म का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब के अंदर ये पहुंचेंगे तो वहीं पर जो है नर युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा। किस में होगा, तो जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप दो केंद्रक बनेंगे, जो दो नर युग्मक के रूप में बनेंगे। फिर आगे चल के जो है ये वर्धी केंद्रक जो है नष्ट हो जाते हैं। आगे हम बताएंगे इसकी संरचना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर उसको जो है आपको बताया जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे इसका नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो परागकोश से जैसे ही ये निकलने वाले होते हैं तो उससे पहले ही परागकण का क्या हो जाता है, तो अंकुरण हो जाता है। परागकण का क्या होगा, अंकुरण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो केंद्रक जो है दो केंद्रकों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, वर्धी केंद्रक और या फिर इसको कायिक केंद्रक या फिर नली केंद्रक भी बोलते हैं। फिर जो है इस केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक। इसके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे जनन कोशिका भी बोलते हैं, है ना, जनन कोशिका भी बोलते हैं। अब ये जो है, अब इसमें क्या होगा कि जब निर्माण हो जाएगा तो अब ये परागकोश से स्फुटित हो जाएंगे। स्फुटित होकर जैसे ही निकलेंगे कहाँ पर पहुँचाया जाएगा, परागण की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। ठीक है, परागण की प्रक्रिया द्वारा कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। हम लोग को पता है कि अब यहाँ पर ये पहुँचे तो इस जर्मपोर से ही किसका निर्माण होगा, पराग नलिका का। किस लेयर से होगा, तो अंतःचोल से होगा। ठीक है, और इसमें जो केंद्रक है वो पॉलन ट्यूब में पहुंचा दिए जाएंगे और फिर ये कहाँ पहुंचेंगे, तो बीजांड में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा जो है नर युग्मकोद्भिद का विकास। आप हेडिंग देंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखते चलिएगा कि परागकोश में स्वतंत्र होने से पूर्व परागकणों का, परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस दौरान परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाता है। एक नली केंद्रक या कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक। ठीक है, आगे लिखेंगे, प्रायः इसी द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं और परागण की क्रिया द्वारा मादा भाग पर और परागण की प्रक्रिया द्वारा मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आगे लिखेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र द्वारा
पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। आगे बढ़ते हुए पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करता है। बीजांड में प्रवेश करता है। साथ ही परागकण में उपस्थित वर्धी कोशिका आगे की तरफ तथा पीछे की तरफ जनन कोशिका, आगे की तरफ वर्धी केंद्रक, पीछे की तरफ जनन केंद्रक बढ़ते हैं पराग नलिका के माध्यम से बढ़ते हैं और बीजांड में पहुंचते हैं। आगे लिखेंगे। जनन कोशिका पराग नलिका के रास्ते में ही समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो ये रही नर युग्मक उद्भिद के विकास के बारे में। बाकी आगे जो है आपको जो है इस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, इसके डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें परागकण का जो है कुछ एलर्जेंस के रूप में जो है कारक देखेंगे कि एक कण होता है वो एलर्जन के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी एलर्जी के रूप में कार्य करते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये जो है एलर्जी के तौर पे कार्य करता है। ये श्वसन सोथ के रास्ते से, श्वसन के माध्यम से जो है श्वसनी सोथ में जो है प्रवेश, श्वसन यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है प्रवेश कर जाते हैं, जो कुछ एलर्जी का कारण बनते हैं। जैसे जो है जब पुष्पन काल का समय होता है, यानी जो है पुष्प जब खिलते हैं, जब अत्यधिक पुष्पों को खिलने का समय होता है वसंत ऋतु में या फिर पतझड़ के अवस्था में, तो ये पौधों का विशिष्ट पुष्पन काल कहलाता है। तो परागकणों में जो है बहुत सारे परागकण का स्फुटन होता है, वो बाहर निकलते हैं। तो मनुष्यों में क्या होता है कि अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस रोग, अस्थमा और ये ब्रोंकाइटिस रोग कुछ परागकणों के द्वारा जो है कि फैलते हैं, है ना। तो ये एलर्जन के रूप में भी कार्य करता है। कुछ परागकण संवेदी लोगों में गंभीर एलर्जी व स्वतंत्र श्वसन तंत्र के विकार पैदा करते हैं। पुष्पी पौधों के वसंत या पतझड़ को विशिष्ट पुष्पन काल कहते हैं। इसी में जो है परागकण के द्वारा उत्पन्न एलर्जी कुछ मामलों में दीर्घावस्थी तक मतलब श्वसन रोगों को जो है क्या करते हैं कि फैलाते हैं, जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस विकसित हो जाते हैं। एक पार्थिनियम कंपोजिट कुल का पौधा है, पार्थिनियम कंपोजिट कुल का एक खरपतवार है। ये जो है पिछली सदी में जो है गेहूं के साथ जो है कि भारत में पहुंच आए थे, गेहूं के बीज के साथ जो है भारत में प्रवेश कर गए थे। इसे ये जो है इसको दूसरे नाम से जानते थे, जिसे गाजर घास कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं जिसको गाजर घास कहते हैं। ठीक है, यह जो है आज देश का विकट खरपतवार बन गया है। क्योंकि जो है इसके माध्यम से ये जो है बहुत सारे प्रमुख रोगों का भी कार्य करते हैं। परागकणों के एलर्जन के रूप में ये ज़्यादातर जो है पार्थिनियम कंपोजिट कुल का पौधा है, खरपतवार है एक। ये जो है एलर्जी पैदा करने वाला परागकणों का प्रमुख स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत से तरह से जो है एलर्जी के तौर पे भी कार्य करते हैं। ठीक है, अब पराग कैलेंडर क्या होता है? पराग कैलेंडर जो है वर्ष भर में जितने भी पुष्प हैं, पुष्पों में परागकण का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसके जो है ग्राफ को जो निरूपित करते हैं, है ना, ग्राफ के द्वारा उसको निरूपित किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो पराग कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पराग कैलेंडर। वर्ष के विभिन्न पौधों की परागकणों की उपस्थिति दर्शाने वाले चित्र यानी ग्राफीय निरूपण को पराग कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो परागकण होते हैं, अब परागकण जो है उत्पाद के रूप में भी कार्य करते हैं। परागकण क्या करते हैं? उत्पाद के रूप में भी कार्य करते हैं। परागकण बहुत सारे परागकणों को जो है खाद्य संपूरक के आधार पर यानी आहार संपूरक के आधार पर फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिससे होता क्या है कि ये एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि जो परागकण होते हैं वो प्रोटीन, लिपिड्स और जो है विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। इस वजह से जो है इसको खाद्य संपूरक के रूप में यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से जो है जो खिलाड़ी होते हैं और जो रेस के घोड़े होते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलता है ना। तो इसके जो है मार्केट में पॉलन ग्रेन्स के जो है मार्केट में अब टैबलेट भी आते हैं और सिरप भी जो है मिलना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि जो है इससे जो है एनर्जेटिक, ये जो है व्यक्तियों को एनर्जेटिक बना देता है, जिससे कार्य क्षमता आपकी क्या होगी कि बढ़ जाएगी। तो ये जो है जो मधुमक्खी के द्वारा जो है मधुमक्खियों के द्वारा जो एकत्रित पॉलन बी होती है वो आज एक तरह से जो है खाद्य संपूरक के रूप में कार्य किया जाता है, मतलब मिल रहे हैं खाद्य संपूरक के रूप में। जो मधुमक्खियां जो है पॉलन ग्रेन क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं, वो जो है खाद्य संपूरक के रूप में एक बेहतरीन माना जाता है। क्योंकि जो है ये इससे जो है
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है ना, और आपकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान समझेंगे, इसको नोट भी करते हुए चलेंगे कि पोषण से भरपूर परागकणों को आहार संपूरक यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। पराग उत्पाद जो है गोलियों यानी टैबलेट्स और सिरप के रूप में भी बाजार में उपलब्ध हैं। और ये जो परागकण होते हैं, ये इनमें प्रोटीन, लिपिड और विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसके सेवन से जो खिलाड़ी और रेस के घोड़े होते हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या होती है कि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। और जो मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित पॉलन बी है, उसको आज जो है एक खाद्य संपूरक के रूप में माना जा रहा है, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है। तो ये रहा जो है परागकण के उत्पाद के बारे में, उत्पाद के रूप में कैसे इसको यूज किया जाता है ना। इसके एलर्जेंस भी हमने देखे, कैसे इसका निर्माण होता है वो सब भी हमने देखा। परागकण की जो जीवन क्षमता होती है, परागकण की जीवन क्षमता है ना, परागकण की जीवन क्षमता जैसे मान लीजिए कि कोई 100 परागकण है ना, 100 परागकण हैं। 100 परागकणों में से जो है 75 परागकण अगर अंकुरित हो रहे हैं, तो उनकी जीवन क्षमता जो है लगभग कितनी मानी जाएगी, 75% मानी जाएगी। हमने कहा कि जो 100 परागकण, मान लीजिए कि 100 परागकण हैं, इनमें से 75 परागकण क्या हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं है ना। तो इसकी जो जीवन क्षमता कितनी मानी जाएगी, लगभग कितनी, 75% मानी जाएगी। तो परागकणों की जीवन क्षमता ये भी इस बात पे भी निर्भर करती है कि वो कितना उनका क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। ठीक है। बहुत सारे कुल के ऐसे पौधे होते हैं जिनके परागकण की जीवन अवधि जो है 30 मिनट की भी होती है। बहुत सारे ऐसे परागकण हैं जिनको जो है जीवन क्षमता जो है अधिक से अधिक भी होता है, जैसे गुलाब के पौधे में, और जो है मटर कुल के लेगुमिनेसी पौधों में, और सोलनेसी पादपों के कुछ पौधों में ऐसा माना जाता है कि उनका जो है परागकण कई महीनों तक, है ना, उनका परागकण जो है कई महीनों तक जो है वो जीवित रहते हैं। जो परागकण होते हैं, जैसे मेल गेमिट्स को नाइट्रोजन के अंदर, है ना, द्रवित नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस, है ना। ध्यान समझेंगे कि जो मेल गेमिट्स होते हैं, मेल गेमिट्स, है ना, मेल गेमिट्स का मतलब ये कि मनुष्यों में जैसे शुक्राणुओं को द्रव नाइट्रोजन में जो है, लिक्विड नाइट्रोजन में लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जाता है, उसी तरह से जो है पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जाता है पॉलन बैंक में, है ना। कहाँ पे रखा जाता है, तो पॉलन बैंक में रखा जाता है, जिससे जो है वो नए जो है प्लांट्स का जर्मिनेशन कराया जा सके। ठीक है। इसके लिए जो है उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। और फसल की प्रजनन काल की वृद्धि हो सके, इसलिए इसको जो है पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके भी अब रखा जाता है पॉलन बैंक के रूप में। ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमने जो है आज परागकण की संरचना, परागकण के बारे में देखा, एलर्जेंस के रूप में देखा, परागकण उत्पाद के रूप में देखा, और उसकी जीवन क्षमता कैसी होती है, इनके बारे में डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की। ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो जो है लाइक भी करिएगा, और कमेंट में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको फंसते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है।